गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। हम लोग कल आजमगढ़ में थे। आजमगढ़ के अंदर हमारे यहाँ एमएसडीएम कॉलेज है एक, वहाँ पे हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। वहाँ हम एक सेमिनार दिया। सेमिनार के बाद आप यहाँ आए तो उसमें मेरे बहुत सारे आजमगढ़ के लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं और बहुत सारे चैनल्स उन्होंने सब्सक्राइब किया है मेरा यूट्यूब चैनल। तो आप सबको थैंक यू सो मच। आपने बहुत बढ़िया इमोशनल सपोर्ट और लव एंड अफेक्शन मेरे को आजमगढ़ में दिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड यू बीइंग विद अस। और ज्यादा से ज्यादा अपने सारे स्टूडेंट्स को बताओ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हेल्प करें, और ये वीडियोस आप देखते रहो। और यदि आपको कोई और टॉपिक की यदि उम्मीद हो या कोई टॉपिक या कोई मोटिवेशन या कोई ऐसी चीज चाहिए तो आप मुझे मैसेज भेजना, श्योर आई विल हेल्प यू। तो आप सब आजमगढ़ वालों को थैंक यू सो मच और दोबारा भी आएंगे। और थैंक यू फॉर योर लव एंड अफेक्शन एंड योर केयर फॉर योर सेल्फ। और नाम तो मैं नहीं लूंगा, नाम एक दो के ले लूंगा तो याद नहीं रहेगा। आप सबको थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है। आपको मैंने पहले बताया बेटा, सेल मिलके टिश्यूज बनाती है, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम मिलके ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। जब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, मींस रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी का मतलब होता है बेटा गैसियस एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है गैसियस एक्सचेंज। अब बेटा ह्यूमन बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज किसका होगा? O2 एंड CO2 के गैसियस एक्सचेंज को, O2 एंड CO2, O2 एंड CO2 के गैसियस एक्सचेंज को रेस्पिरेशन करते हैं टू मेंटेन द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी एंड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बेटा हमारे बॉडी को एक बैलेंस में रखना। बॉडी को बैलेंस में रखने का मींस हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उतनी मात्रा में हम CO2 बाहर निकालते हैं। तो ये होम्योस्टेसिस, एक बैलेंस हमारे बॉडी के अंदर होता है जिसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। All the chemical reactions in the presence of O2 and waste product of this chemical reaction is CO2। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जेटिक रिएक्शन होती है, जितनी भी रिएक्शंस होती है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, उन सब एनर्जीज को, उन सब रिएक्शंस को पूरे होने के लिए ऑक्सीजन अपना वाइटल रोल प्ले करती है। और जो इनका बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं, द गैसियस। अब बेटा जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, द गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज रेस्पिरेशन। मींस गैसियस एक्सचेंजेस in our lungs and the outside environment is called as respiration। means gaseous exchange means O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकाल देना, ये गैसियस एक्सचेंज हुआ। जो CO2 हम बाहर निकालते हैं मींस एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जो हम बाहर निकालते हैं, इस गैसियस एक्सचेंज को रेस्पिरेशन बोला जाता है। ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के टिश्यूज के अंदर पहुंचती है एटमॉस्फेयर से। हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं। वो गैसेस हमारे सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, हम सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है, जो हमारे हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। ये हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड की सेल्स के अंदर पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसी कारण हम सिर्फ नोज के थ्रू ऑक्सीजन को खींचते हैं बेटा। द केमिकल एक्टिविटी एंड होम्योस्टेसिस, और हमारे बॉडी के अंदर ये केमिकल रिएक्शंस होती है और बॉडी को बैलेंस में रखती है बेटा। तो ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज CO2। ये तो मैंने तुम्हें बार बार बोला है। जब हम बात करते हैं बेटा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, जब हम इसकी बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दो चीजें आती है। एक तो आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। जब हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं, व्हेन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एंड इंटरनल रेस्पिरेशन मींस ब्लड एंड लंग्स। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? गैसेज का ब्लड, लंग्स से ब्लड तक जाना, लंग्स टू ब्लड, इसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या बोलेंगे बेटा? ब्लड एंड बॉडी सेल्स। हमारे ब्लड से, अब ये ब्लड आ गया और यहां पर क्या होगा इंटरनल रेस्पिरेशन में? ब्लड से बॉडी सेल्स तक। आपने देखा होगा हमारे बॉडी की प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन की सप्लाई होती है ब्लड के द्वारा। तो बेटा जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन पहुंचती है हमारे लंग्स के अंदर और लंग्स से ये ऑक्सीजन पहुंचती है हमारे ब्लड के अंदर।
अब कई लोग कहते हैं कि कैसे पहुंचती है, तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर में बता देता हूं। जैसे हमें इस लंग्स की एक स्ट्रक्चर होती है, इस लंग्स के अंदर ये एल्वुलाइज पाई जाती है। ये एल्वुलाइज के नीचे जो एक जाल बिछा होता है, इनको बोलते हैं बेटा ब्लड कैपिलरीज। इनको क्या बोलते हैं बेटा? ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये जाल हमारे एल्वुलाइज के अंदर पाया जाता है। जब ये ब्लड फ्लो यहां होता है, ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड बहता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे एल्वुलाई में चला जाता है, एल्वुलाई से ऑक्सीजन हमारे कैपिलरीज के अंदर दोबारा आ जाती है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण एक्सचेंज होता है गैसेस का। आया चीज समझ में? ये इस तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई हमारे टिश्यूज को पहुंचती है। तो आप यदि हमारे इसको, जैसे हमारी ये फिंगर है, आप यदि यह रबड़ बैंड से इसे बांध देंगे और आगे यदि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया तो ये ब्लू पड़ना स्टार्ट कर देगी, ब्लूइश हो जाएगा। ब्लूइश मींस ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई। ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से क्या होगा? नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्रोसिस क्या होता है? डेथ ऑफ द टिश्यूज। और यदि टिश्यूज की डेथ हो गई तो डेथ होने का मेन कारण क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना। जैसे हमने नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर पढ़ा था कि बेड सोर या डेक्यूबिटस अल्सर या प्रेशर सोर, ये तीनों एक ही नाम है। मरीज प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठा रहता है, तो उसके पर्टिकुलर जो एरिया जहां प्रेशर के कारण उन एरियाज को, उन ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। जिस ब्लड सप्लाई कम होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, दैट विल लीड नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है बेटा टिश्यू का डेथ होना या टिश्यू का डैमेज होना। तो बेटा ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर गैसेस आपके लंग्स से ब्लड में जाती है। इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर आपके जो गैस है वो ब्लड से बॉडी सेल्स में जाती है। बेटा ये गैसियस एक्सचेंज आपका रेस्पिरेशन कहलाता है। ये चीज समझ में आई आपके? इसके बाद में जब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अब हम करते हैं बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात। तो देखो सबसे पहले हम एक कॉमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब है बेटा वो रास्ता जिससे कोई भी गैस, ऑक्सीजन आपकी नोज से लेके फेफड़ों तक पहुंचती है, उसका पूरा रास्ता बनाते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं नोज, या नोज से ऊपर लिख लो बेटा नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स मींस जो आपके दो नथुने पाए जाते हैं, ये दो छेद पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। इन नोस्ट्रिल्स को कई बार नेयर्स भी बोलते हैं। इसके बाद नोज, नोज के बाद क्या स्ट्रक्चर आती है? नोज के बाद आती है बेटा हमारी फेरिंग्स। नोज के बाद स्ट्रक्चर होती है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद स्ट्रक्चर होती है लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद स्ट्रक्चर होती है ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद स्ट्रक्चर होती है ब्रोंकस। ये ब्रोंकस आगे हमारे राइट में हो जाती है और लेफ्ट में हो जाती है। समझ में आया? ब्रोंकस और राइट और लेफ्ट। ये ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकस किस में डिवाइड होती है आगे जाके? ब्रोंकियोल्स में। ये ब्रोंकियोल्स एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाती है। ठीक है बेटा, एल्वियोलाई नीचे कनेक्ट होती है ब्लड कैपिलरीज से। अब देखिए आप, ये रूट, ये तरीका, ये रास्ता आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको हम बोले कि दिल्ली में आपको कश्मीरी गेट जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? यहां से कि सर यहां से हम इस रोड पे जाएंगे, झिलमिल पहुंचेंगे, झिलमिल से हम पैदल जाएंगे, सीलमपुर की तरफ पहुंचेंगे, सीलमपुर से पहुंच के लास्ट में कश्मीरी गेट आएगा। हम वहां से एक रूट हुआ ना, रूट। तो ये क्या है बेटा? रूट ऑफ रेस्पिरेशन, वे ऑफ रेस्पिरेशन, रास्ता है सांस लेने का। ये रास्ता आपको याद होना चाहिए कि आपको ये चीज याद हो जाए। जब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो बेटा सबके जैसे मैं इधर की तरफ एक डायग्राम बना देता हूं छोटा सा। ये डायग्राम आपको याद हो जाएगा बेटा कि सबसे पहले तो ये हमारे नोज हो गई। इस नोज के बाद जो एक स्ट्रक्चर आती है, इसको क्या बोलते हैं? ये तो हो गई बेटा आपकी नोज जो सबके पास है। इसके बाद ये स्ट्रक्चर आती है फेरिंग्स। दूसरी जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, ये फेरिंग्स की स्ट्रक्चर होती है। और उसके बाद ये आ जाती है एक लैरिंग्स, एक स्ट्रक्चर आती है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लैरिंग्स। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है बेटा? साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। मैं यदि बोल पा रहा हूं तो कैसे बोल पा रहा हूं? विद द हेल्प ऑफ लैरिंग्स। मैं लैरिंग्स की मदद से बोल पा रहा हूं। तो आपके माइंड में ये याद होना चाहिए कि लैरिंग्स इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जिससे हम बोल पाते हैं।
फेरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में ये आ जाती है आपकी ट्रेकिया। ये जो हमारी गर्दन में जो ये दिखाई दे रही है, ये जो आपके ये दिखाई दे रहे हैं, जो डिवाइडेशन दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रेकिया। जब हम इस ट्रेकिया को आगे देखते हैं तो ये ट्रेकिया आगे जाके हमारे ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है। ये ट्रेकिया किस में डिवाइड होती है बेटा? ब्रोंकस में। ये हो गई हमारी ट्रेकिया, ये ब्रोंकस में डिवाइड हो गई। ये ब्रोंकस छोटी छोटी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती है। ये ब्रोंकियोल्स छोटी छोटी एल्वेलाइज में डिवाइड हो जाती है। समझ में आ रहा है बेटा? ये छोटी छोटी एल्वेलाइज में डिवाइड हो जाती है। इस तरीके से ये एक लंग्स बनता है। मींस ये तो हो गई ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ये हो गई बेटा हमारी ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स मींस जो ब्रोंकस से छोटे छोटे पार्ट ऐसे निकले हुए, ये होती है ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स। और ये हो गई बेटा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को एयर सैक भी बोला जाता है। एयर सैक, एयर सैक मींस हवा भरने का जो बोरा, एक छोटा सा बोरा होता है, उसको बोलते हैं एयर सैक। भाई इधर भी ये लंग्स बना लेना, पता पड़े तुम ये कह दो गुरुजी एक ही लंग्स होता है क्या? तो राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, दो लंग्स पाए जाते हैं। सबके पास दो हैं, एक किसी के पास नहीं है। हमारा राइट लंग्स थोड़ा सा ऊपर की साइड होता है और लेफ्ट हमारा नीचे होता है। राइट क्यों ऊपर होता है? क्योंकि नीचे लीवर सिचुएटेड होता है। तो कई बार जो इन्फेक्शंस, ट्यूबरकुलोसिस या किसी के जो इन्फेक्शंस पाए जाते हैं वो मोस्टली राइट लंग्स में ज्यादा पाए जाते हैं। राइट लंग्स में ज्यादा पाए जाने का कारण क्या है बेटी? क्योंकि इस राइट लंग्स की ब्रोंकस जो है वो छोटी होती है, क्योंकि लंग्स ऊंचा है तो छोटी होगी। तो बेटा अब यदि कभी भी किसी को रेस्पिरेटरी पाथवे या ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है तो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया यहां से एंट्री करता है आपके नाक के रास्ते से। कुदरत ने आपके नाक के रास्ते को सेफली बनाए रखने के लिए यहां म्यूकस मेम्ब्रेन लगाई है कि आपके कोई धूल कण या कोई एटम्स हो वो आपकी नोज की लेयर्स में जम जाते। जमने के बाद में हेयर्स भी आपकी नोज में पाए जाते हैं जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ये फिल्ट्रेशन का काम करने के बाद में फेरिंग्स पीछे की स्ट्रक्चर आती है। इस फेरिंग्स को भी बेटी मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा, रोशन हो जाएगा हर किनारा हर जगह। फेरिंग्स भी हमारी तीन पार्ट में डिवाइड होती है, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स और एक होती है नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, इसका कहने का मतलब क्या है बेटा? ये जो फेरिंग्स का पार्ट हमारी नोज से कनेक्टेड है वो नेजोफेरिंग्स कहलाता है, और जो हमारा माउथ से रिलेटेड है वो कहलाता है ओरोफेरिंग्स, और जो लैरिंग्स से अटैच है उस पार्ट को हम बोलते हैं लेरिंजियोफेरिंग्स। समझ में आया बेटा? ओरल कैविटी से आपके यहां से आप कोई भी म्यूकस कभी के लेते तो मुंह में होके निकल जाता है, ओपनिंग होती है इसकी। ओपनिंग के यहां पर एक एपिग्लोटिस नाम का जो बाल लगा हुआ होता है, एपिग्लोटिस एक वाल्व होता है। ये एपिग्लोटिस क्या काम करता है? जब आप खाना खाते हो तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को ढक लेता है, और कभी सभी आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पर यदि एपिग्लोटिस काम नहीं करेगा, प्राची छोड़ो इधर ध्यान दो, यदि ये एपिग्लोटिस काम नहीं करेगा तो आपका खाना आपका फूड रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर फंसने की संभावना हो जाती है, जिसके कारण एक पेशेंट एक्सपायर भी हो सकता है, चॉकिंग भी हो सकती है, जिसको बोलते हैं चॉकिंग हो गया, इनहेल कर गया, निगल गया। वो क्या करता है बेटा? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाके यदि कोई खाने का आइटम, कोई सिक्का, कोई फॉरेन बॉडी यदि जाके फंस गई तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यदि चौक हो गया तो सांस कैसे ले पाएगा? इन दिस कंडीशन पेशेंट विल बी सफोकेटेड। सफोकेटेड मींस दम घुटने की कंडीशन में आ जाएगा, और यदि ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा तो पेशेंट कैन बी एक्सपायर्ड। समझ में आया? ये चीज समझ में आई? ये रास्ता समझ में आया? ये तरीका समझ में आया? फेर लो निगाह मोहब्बत से, पढ़ लो अच्छे दिमाग से। फिर लो मीन्स निहार लो इसको। जैसे जाते हैं ना बांके बिहारी मंदिर पे, भगवान श्री कृष्ण को देख के कितनी मूर्त आए, हाय निहार लू तुझे मैं देखता रहूं, कितनी बार देखूं बार बार मन करता है तुझे देखता रहूं। कौन कौन जाते हैं, कौन कौन नहीं जाते, कौन कौन देखते? अच्छा तुम भी सब जाते हो। तो निहारने का मन करता है। एक छात्र के लिए, एक स्टूडेंट के लिए उसकी किताब सबसे पहले है, कर्म सबसे पहले है। इसको पढ़ाई करो, इसको याद करो और इसको मेमोराइज करो। मेमोराइज करने का तरीका मींस घूमते फिरते चलते हुए आपके माइंड में हमेशा ये चीजें होनी चाहिए कि यहां क्या रूट है, क्या चीज बताइए और क्या नहीं। आपके माइंड में हमेशा ये रहना चाहिए। आप बोल मुझसे रहे, देख मेरी तरफ स्माइल कर रहे हैं, लेकिन किताब आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए। वेयर आर यू, व्हाई यू आर, कैम हियर। समझ में आया रोबिन भाई? तुम आगे, यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर क्लास, वी आर हैप्पी टू सी यू हियर अगेन। तो जब हम बात करते हैं इसकी, तो बेटा इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट
और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिवाइड किया गया है। तो भैया ये लैरिंक्स तक के को तो क्या बोला गया है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखो कितना इजी वे में बनाया गया यार, इतने इजी वे में यदि हलवा तैयार मिल जाए तो रॉबिन इसको एक बार में खा जाएगा। और ये हो गया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना बेटा, ये समझ में आई। अब तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि सर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कौन सा होता है। तो मैंने आपको बताया हमेशा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ये तीनों पोर्शंस हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के होते हैं। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियल्स, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज, ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं। अब हम इसकी डिस्कशन करें आगे जाके। अब बेटा ब्लड कैपिलरीज लास्ट में, हाँ ब्लड कैपिलरीज भी लिख दिया, पर ब्लड कैपिलरीज एक अलग सिस्टम है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एल्वियोलाइज तक है। लेकिन कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं यार एल्वियोलाइज तक ही ऑक्सीजन पहुंचती है, पर आगे कैसे पहुंचती होगी। अरे तो भैया ब्लड कैपिलरी जो अंगूर की तरह, अंगूर का गुच्छा देखा है ना, ऐसे ही होती है ये हमारी ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई ऐसे लटकी रहती है। दो अंगूर के गुच्छे यहां लटका लो, आपको लग जाएगा एल्वियोलाई लटकी हुई है बिल्कुल। आप सांस लेंगे वो फूलेंगी, समझ में आया। वो ग्रेप्स की जो डंडी है वो ब्रोंकियोल्स है, उसकी जो मेन डंडी है वो ब्रोंकस है, और जो पेड़ की स्ट्रक्चर है वो ट्रेकिया है। समझो, समझने का तरीका आपके हिसाब से होना चाहिए, जिस तरीके से तुम समझो उस तरीके से इस रास्ते को याद कर लो। पर ये याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे याद ना करोगे, ये यदि तुम्हें भूल गया तो तुम मर जाओगे। तुम इसे भूल जाओ तो इसके कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि तुम जैसे बहुत लोग हैं जो इसे याद करने के लिए दिन रात एक करके बैठे हुए। अब हम डिस्कशन करते हैं दोस्तों, नोज एंड नेजल कैविटी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर। ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मैं रब कर दूं इसे, ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब देखो बेटा ये तो सिंपल सी बात है भैया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारे चेस्ट से ऊपर होता है। अरे देख लो भैया किसी का नीचे तो नहीं घुसक रहा है, सबका चेस्ट से ऊपर ये ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। अरे यार आप लोग अपने ऊपर ही डिस्कशन किया करो ना, मेरा नोज ये रही, पीछे से यहाँ माउथ में आ रही ओरोफेरिंग्स हो गए, नीचे ये मेरा लेरिंग्स हो गया, इस लेरिंग्स के नीचे ये ट्रेकिया हो गई। तो बेटा ये पूरा रूट क्लियर हुआ। इस रूट के बाद तुम्हारे पीछे डायग्राम लगा रखा है, वो देखो एल्वियोलाइज कैसे चमक रही है। तुम कभी इन डायग्रामों को देखो तो सही, स्केलेटन सिस्टम तुम्हारा यहाँ लगा हुआ है पर तुमने कभी देखा ही नहीं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम लगा हुआ है, तुम यदि देखो तो तुम्हें और लगवा दें चार्ट्स, लेकिन तुम देखो तो सही। तुम तो देखते हो गुरुजी आ रहे नहीं आए, क्या करना है, चाय पीनी है नहीं पीनी है, हाँ फेंको फेंको, एरोप्लेन बनाओ, फिर एरोप्लेन तुम्हें हम बनाएंगे। अभी तुम एरोप्लेन छोड़ रहे हो, फिर हम तुम्हारा एरोप्लेन बनाएंगे, फिर तुम धुआं देते जाओगे, जब पता पड़ेगा कितने पेपर बैक हुए फिर कहोगे गुरुजी क्या करें, माँ बाप बहुत मार रहे हैं हमें। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट। तो पढ़ लिया करो सीरियसली। साहिल भाई बार बार यूट्यूब पे तुम्हारा नाम लेता हूं, तुम यूट्यूबर हो जाओगे फेमस कि साहिल तुम पढ़ा करो। ये क्लास की याद रखना, यदि इसका रिजल्ट आएगा तो हम इसको याद दिलाएंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी हम आपको बोल रहे थे कि तुम पढ़ाई करो, वरना तुम्हारा रॉकेट बनने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, अब नोज एंड नेजल कैविटी की जब हम बात करते हैं, बेटी आ जाओ फर्स्ट रूट पे आ जाओ, खुश रह के पढ़ो, मस्त रह के पढ़ो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते, है ना। जिंदगी में खुश रह के पढ़ो यार, एनर्जी ज्यादा आती है। उदास मन से पढ़ोगे किताबें लेट याद होंगी, उदास रह के पढ़ोगे काम में 100% नहीं दे पाओगे। खुश रह के पढ़ोगे ना, आधा काम तो तुम्हारी खुशी को देख के ही समर्पित हो जाएगा। पर खुशी ऐसा नहीं तुम खुशी खुश हो रहे हो, नाम खुशी रख लिया, काम कुछ है नहीं। अब आता है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहले हम बात करते भैया नोज की, ये सबके पास है। नोज एंड नेजल कैविटी इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये तो सबको पता है। इट इज डिवाइडेड बाय द नेजल सेप्टम, आपकी नोज जिस बीच में से जिससे डिवाइड हो रही है इसको क्या बोलते हैं, नेजल सेप्टम। बहन जी याद रखना, नेजल सेप्टम बोलते हैं इसको। इट इज मेड अप ऑफ द एथमोइड एंड बूमर बोन। ये जो हमारी नेजल नोज है ये एथमोइड और बूमर बोन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है बेटा, इनसाइड ऑफ इट इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये जो नोज है हमारी अंदर की साइड हाइलिन कार्टिलेज से मिलके बनी है, और ऊपर कौन से, इलास्टिक टिश्यूज। जब भी तो देखो कैसे भी पकड़ लो, ऊपर खींच लो, साइड में खींच लो, यू कर लो, बिकॉज इलास्टिक फाइबर्स आर देयर।
इलास्टिक फाइबर्स आर देयर। इलास्टिक टिश्यूज कहां पाए जाते हैं? कान में। यूं कर लो, यूं कर लो, नीचे कर लो, ऊपर कर लो। भगवान ने सबके सेटअप करके दिया है। आप ये सोचो यदि नोज नहीं होती तो चश्मा कहां लगता है? भगवान ने सिस्टम सब दे के बनाया है। नोज जरूरी है, फिर तो हम सांस नहीं ले पाते, खाने को नहीं पहचान पाते। भगवान ने पहले ही हमें फुल फ्लैश करके भेजा है कि बेटा ये रोता रहे, खाना सूंघेगा तो इसको कुछ प्रॉब्लम, ना सूंघे तो प्रॉब्लम। नोज की समझ में आई बेटा? नोज हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये अंदर से हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। यहां पर एथेमॉइड और स्पिनॉइड बोन पाई जाती है और नेजल सेप्टम के द्वारा डिवाइड होता है। अब सुनना बेटा, रूफ ऑफ द नोज, ये हमारी जो नोज है इसकी जो रूफ है ये हमारे एथेमॉइड बोन की क्रिविफॉर्म प्लेट से बनी होती है। मींस जो रूफ ऑफ नोज, रूफ ऑफ नोज ये किससे बनी होती है? क्रिविफॉर्म प्लेट ऑफ एथमोइड बोन। अब आपने तो प्लेट ऑफ एथमोइड बोन, आपने तो ये भी नहीं देखा होगा एथमोइड बोन की क्या स्ट्रक्चर है। अरे मेरे भाई देख लेना, समझ में आ जाएगा कि ये जो आपकी जो ऊपर से जो रूप जो छत बन रही है आपकी, ये छत ही तो है। देख लो, किसी की छत चौड़ी, किसी की पतली, किसी की सकड़ी, किसी की मोटी। ये छत क्रिविफॉर्म प्लेट से बनी होती है। स्पिनोइड बोन एंड फ्रंटल बोन, क्रिविफॉर्म प्लेट ऑफ, ये क्रिविफॉर्म प्लेट ऑफ एथिमोइड बोन, स्पिनोइड बोन और फ्रंटल बोन, ये स्पिनोइड बोन से भी मिलके बनी होती है। और फ्रंटल बोन आपने देखा है, आपकी फ्रंटल बोन से तो स्टार्ट होती है नोज। अरे भैया यहीं से तो उग रही है ये फ्रंटल बोन का, है ना कॉपरेशन इसमें। फ्रंटल कहेगी नहीं तुम हट जाओगे, मैं तो नहीं लूंगी तुम्हारा साथ, तो नाक तुम्हारी अधर में लटक जाएगी ना। तो इस फ्रंटल बोन ने इसको सपोर्ट दे रखा है। एथमोइड और स्पिनोइड बोन दोनों मिला के हमारी नोज की छत को बना रही है, रूफ को बना रही है। और जो नीचे की फ्लोर है, अब आ जाओ बात फ्लोरिंग की। फ्लोरिंग में जो टाइल्स वाइल्स लगती है, अब हमारी नाक की फ्लोर में कौन बना रहा है? तो नाक की फ्लोर को हमारी रूफ ऑफ द माउथ, हमारी माउथ कैविटी की छत नाक की फ्लोर बनाती है। द फ्रंट ऑफ द फ्लोर ऑफ द नोज इज मेड अप ऑफ हार्ड पैलेट। ये जो हमारा ऊपर का जो तालू होता है ये हार्ड पैलेट होता है ना आगे की साइड, तो हमारी नाक का आगे का हिस्सा हार्ड पैलेट से बनता है। ठीक है बेटा। एंड बिहाइंड इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट पैलेट, और पीछे की साइड का हिस्सा सॉफ्ट पैलेट से बनता है। मेरे बच्चे मेरी बात सुनना सिंपल सी, कि नाक के ऊपर की छत तो किससे बनी? क्रिविफॉर्म प्लेट ऑफ एथमोइड, स्पिनोइड बोन से और फ्रंटल बोन से। और नीचे वाली जो छत है हमारे नाक की, ये तालू से बनी, ऊपर वाले तालू से। ऊपर वाले तालू, तालू को इंग्लिश में बोलते हैं पैलेट। सबसे पहले आता है हार्ड पैलेट जिससे आगे की फ्लोर बनी हुई है, पीछे की प्लेट सॉफ्ट पैलेट से बनी हुई है। ये चीज समझ में आई? और इसकी जो मीडियम बाल है वो सेप्टम, जिसने पार्टीशन कर रखा है, इधर का अलग इधर का अलग। लेटरल वाल्स आर मेड अप ऑफ द मैक्सिला, और जो ये साइड की जो लेटरल वाल्स बन रखी है ये मैक्सिला से, ये एथिमोइड बोन से और इंफीरियर कॉन्चाई से मिलके बनी होती है। ये स्ट्रक्चर्स आपको याद करनी पड़ेंगी। जब आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ोगे मेरे बच्चे, तो आपको पता पड़ जाएगा बेटा कि फ्लोर भैया तालू से बन रही है, आगे हार्ड तालू, पीछे सॉफ्ट तालू। इधर कौन है? ये हमारी मैक्सिला है ऊपर वाली, कुछ पोर्शन मैक्सिला से बन रहा है, कुछ पोर्शन हमारा एथमोइड बोन बना रही है, कुछ इंफीरियर कॉन्चाई बना रहा है। द सीलेटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम इज फाउंड इन द नोज। सीलिएटेड एपिथेलियम, मैंने आपको डिस्कशन किया था कि जो हमारी टिश्यूज होते हैं, इन टिश्यूज के अंदर जो सीलिया बाहर निकले होते हैं, वो सीलिएटेड एपिथेलियम हमारे नोज के अंदर पाई जाती है। जब भी कोई आपको एलर्जी होती है, जब भी कोई आपको रिएक्शंस होते हैं, तो ये सीलिया, यहां पर गॉबलेट सेल्स पाई जाती है। यदि कोई एलर्जिक रिएक्शन, यदि कोई इन्फेक्शन होता है, तो जिसके कारण ये इन्फ्लामेशन का रेस्पॉन्स देती है, तो बेटा जो हमारे नोज के अंदर जो एपिथेलियम पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? सीलेटेड एपिथेलियम। समझ में आए बेटी? सबको अपनी नाक का पता पड़ा। देखो तुम्हारी नाक, बता मैं रहा हूं, कितना बड़ा रहस्य है। तुम्हारी नाक बता मैं रहा हूं, इसकी फीस अलग से होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी नाक का बता रहा हूं। मेरा क्या काम पड़ा? नहीं, मैं मेरी नाक का नहीं बता रहा, आपकी नाक का बता रहा हूं। ठीक है बेटे। अब फंक्शंस ऑफ द नोज की जब बात आती है, तो भैया नोज क्या क्या फंक्शन करेगी? साहिल भैया आपकी नोज क्या क्या काम करती है? क्या करती है?
रेस्पिरेशन, सांस लेने देने का काम करती है। और पहला तो आ जाएगा बेटा वार्मिंग। आपके जो नोज के फंक्शंस है, जो नोज फंक्शंस, इसमें सबसे पहला नोज का फंक्शंस होता है वार्मिंग। मींस ये नोज हमारे एयर टेम्परेचर को मेंटेन करती है, क्योंकि नोज के अंदर ब्लड वेसल्स होती है जो कि हमारी एयर को वार्म करने के काम आती है, गर्माहट देती है। आप सांस ठंडी लेते हो, निकालते कैसी हो? गरम। गरम कैसे निकलेगी? अरे गरम कैसे निकलती है? क्योंकि हमारे यहां पर नोज के अंदर ज्यादा ब्लड वेसल्स पाई जाती है, जो कि उसकी हीट से ये एयर गर्म होती है। दूसरा होता है फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग। आपको तो पता है नोज के ऊपर एयर्स पाए जाते हैं जो कि फिल्टरिंग का काम करते हैं, और क्लीनिंग के लिए आपके यहां पर धूल मिट्टी चिपक जाती है जिसको आप क्लीनिंग का काम करते हैं। तो एयर वे क्लीनिंग एंड फिल्टरिंग का काम कौन करती है? नोज। क्योंकि नोज के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, धूल गई म्यूकस मेम्ब्रेन ने अट्रैक्ट कर लिया, अंदर नहीं जाना। दूसरा आता है मोस्ट। मोस्ट मींस यदि आपकी एयर कितनी भी आप गर्म एयर ले ले, जब आप अंदर लेंगे तो आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन नोज में पाई जाती है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस का सिक्रीशन करती है, जिसके कारण जो एयर है वो मॉइस्चर हो जाती है। मॉइस्चर मींस ठंडी एयर आपके लंग्स में जाती है। दूसरा नोज। नोज हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है जो कि स्मेल के लिए काम में देती है। ये सबके स्मेल काम में आती है। कोरोना के दौरान तो सबने ये डिस्टर्ब कर दिया था, सबकी स्मेल चली गई थी। तो भैया ये नोज के काम है। और एक नोज काम में आती है हमारे यहां नोज पिन डालने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, ऑर्नामेंट्स पहनने के लिए। वो भी तो फंक्शन है नाक का। नाक नहीं होती तो कहां पहनते प्राची? बताओ कहां पहनते? कानों में। कानों में ऑलरेडी टांगा हुआ है। चलो किसी का कोई भी नाम हो, बात समझ में आनी चाहिए। तो नोज दिखने के काम में आती है, सुंदरता के काम में भी आती है। अब आते बेटा हम, ये हमारा क्लियर हुआ नोज के बारे में, कोई क्लियरिटी? अब बेटा देखो सुनो मेरी बात, बेटा है क्या है, अब सुनो। तुम इसको यदि किताब से पढ़ोगे ना, तो जब तक ये टॉपिक आपको याद नहीं होगा यार। किताब का मतलब आप थ्योरेटिकल याद करते रहो ये पाए जाते। अरे जब इसको ऐसे पढ़ेंगे ना कि ये नोज होती है, इस नोज के बीच वाले पोर्शन को नेजल सेप्टम बोलते हैं। ये नोज दो तरीके की होती है, एथमोइड और स्फिनोइड बोन बनाती है। इसकी जो ऊपर की जो रूफ है, ये रूफ एथेमोइड, स्फिनोइड बोन, क्रीविफॉर्म प्लेट और फ्रंटल बोन बनाती है। जो इसकी फ्लोर है वो हमारे हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट बनाते हैं। अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, हेयर्स पाए जाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन सीलेटेड एपिथेलियम होती है। अब ये मैंने क्या पढ़ के थोड़ी आया हूं भाई, मैं क्या पढ़ के थोड़ी आया हूं, मैं तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया। ये याद कैसे हो गया? तुम सोचो ना अपने बारे में यार। ये कहां बनाए देते? नीचे जैसे मैक्सिला हो गई, इधर से हमारी इन्फीरियर कॉन्चाई हो गई, ये हमारी स्ट्रक्चर जाइगोमेटिक बोन का कुछ पार्ट मिलके हमारी नोज को बनाता है। तो ये याद करोगे ना तो याद हो जाएगी। और तुम करोगे ऐसे कि नोज कोई विरासत जानवर है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो भाई फिर याद नहीं होगी। अपना बना के पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगी। मेरी नाक कैसी है, मेरी नाक कहां जुड़ती है, मेरी नाक किससे बनी हुई है, और अपने ऊपर समझोगे ना तो ये नाक याद हो जाएगी। और तुम सोचोगे हम एक होलीकोंडा जानवर के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर याद नहीं होगा भाई वो, क्योंकि तुमने उसे पराया कर दिया। और पराया अपना बनता है क्या? नहीं बनता। जब तुम इसे अपना बना के पढ़ोगी, अरे बता दो ना मुझे वो कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कितने प्यार से पढ़ोगी, तो ये सब याद होते जाएंगे आपके दिमाग में, है ना। और प्यार से हम किताबें पढ़ते नहीं है, क्योंकि दुश्मन तो यही है हमारी, जो टीवी ना देखने देती, रील ना देखने देती, खाना ना खाने देती, घर वालों से गालियां पढ़वाती है। कौन? किताब। 100 बीमारी का एक इलाज किताब। हम भाषण बाद में देंगे, पहले टॉपिक खत्म कर लेते हैं, है ना गुरी। नेक्स्ट डिस्कशन करते फेरिंग्स के बारे में, डिस्कशन करते हैं फेरिंग्स के बारे में। जब हम फेरिंग्स की बात करते हैं, नोज हमने पढ़ी, जब हम फेरिंग्स की बात करते हैं तो भैया फेरिंग्स की लंबाई 12 to 14 सेंटीमीटर होती है। सीएम का मतलब सेंटीमीटर होता है। ये लॉन्ग ट्यूब होती है जिसका बेस ऑफ द स्कल टू द 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये कहां से स्टार्ट होती है? फेरिंग्स हमारी स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा से ये स्टार्ट होती है। समझ में आया मेरे नौजवानों?
है। अब भैया सर्वाइकल वर्टिब्रा ये भी पीछे, कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6 वर्टिब्रा, ये यहां पे है सिक्स वाली। अरे भाई क्लियर हो जाएगा ना, एक एक वर्टिब्रा में भगवान ने स्पेस दिया हुआ है, आप ऐसे ऐसे गिनोगे, स्पेस आपके समझ में आ जाएगा। पर जोर से मत दबाना वरना नर्व इंजरी हो सकती है कि आज मिल जाए। चलो सोनाली तेरी वर्टिब्रा देख लेते हैं, तुमने ऊपर से दबा दिया पूरा स्विच, तो फिर पता पड़े सोना इसको कर दिया तुमने, काम खत्म। मेरी फीस अटक जाएगी, तुम्हारा तो काम क्या होना है। तो ऐसा मत करना, हाँ ऐसा काम मत करना। तो फेरिंग्स हमारी सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा से स्टार्ट होती है, समझ में आया बेटा। इट इज फाउंड इन द नोज माउथ एंड लैरिंग्स, ये हमारे तीनों पार्ट्स के अंदर पाई जाती है, नोज माउथ और लैरिंग्स। अब भैया जो नोज से पाई जाती है उसको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, जो माउथ में पाई जाती है उसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, और जो भैया लैरिंग्स में पाई जाती है उसको लैरिंजियो एक्साइयो लैरिंजियोफेरिंग्स बोलते हैं। अब देखो है ना मजेदार बात। अरे बेटी जुड़ गया नाम, पापा का नाम ईश्वर और मम्मी का नाम कविता, बच्चे का नाम हो गया कविश्वर, है। तो ऐसे ही तो चल रहा मेल मिलाप आजकल। तो ऐसे ही नोज फेरिंग से जुड़ गई तो नेजोफेरिंग, माउथ से जुड़ गई ओरोफेरिंग्स, लैरिंग से जुड़ गई लैरिंजोफेरिंग्स। अब मेरा और मेरी वाइफ का तो जुड़ा ही नहीं नाम ढंग से, हमने भी प्रोडक्शन करने की सोची पर बात ही नहीं बैठ रहा, नाम ही नहीं कुछ सेट हुआ, तो मैंने कि चलो छोड़ो, है? अरे मेरी वाइफ का ऋतु नाम है, मेरा नाम अखिलेश, मैंने बोला हरतेश बना देते, मैंने कहा यार ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा और कोई नाम ही नहीं बन रहा। अरे अब तू नाम बताएगा मेरे को सोचना है? ये मेरे को नाम बता रहा है। मैं बात बता रहा हूं बेटी, इसको याद करने का ये तरीका है, जैसे जो हमारे बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं ना बेटी, उन जॉइंट्सों के अंदर क्या है कि वो जो ऊपर की बोन और जो नीचे की बोन दोनों मिलकर जो जॉइंट बना रही है ना, जैसे भैया मेटाकार्पल और फेलेंजिस के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, है ना। मेटाकार्पल और मेटाकार्पल में कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ये एक याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है। तुम हंसते हंसते याद करो या कोई टेक्निक बना के याद करो, तुम्हें तो याद करना ही है वरना पीस दिए जाओगे, ठीक है। ये याद हुआ। इसको याद करने के बाद में अब आता है हमारा नेजोफेरिंग्स। भैया सबसे पहले जो नाक से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ये नेजोफेरिंग्स हमारी नोज के पीछे पाई जाती है और सॉफ्ट पैलेट तक पाई जाती है, जो कि ऑडिटरी ट्यूब से कनेक्ट होती है, कान की ऑडिटरी ट्यूब से कनेक्ट होती है। जब भी तो हम कई बार यूं सांस भरते हैं तो कानों तक पहुंच जाती है ना, क्योंकि ऑडिटरी ट्यूब का कनेक्शन होता है। अब आपको नहीं पता होगा, मैं समझा देता हूं बेटी। हमारे जब कान के, थोड़ी सी जल्दी समझाऊंगा, हमारे कान के तीन हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। जब हम मिडिल ईयर की बात करते हैं तो ये मिडिल ईयर हो गया हमारा। इस मिडिल ईयर के अंदर तीन बोन पाई जाती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, MIS। यहां पर एक ट्यूब पाई जाती है जिसको यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं, ऑडिटरी ट्यूब बोलते हैं, जो कि हमारे गले में खुलती है। ये क्या काम करती है, ये हमारे कान का बैलेंस करती है, एयर का बैलेंस करती है। इसको बंद कर देंगे ना तुम पागल सांड हो जाओगे, दीवारों में सर मारने वाले। हमारे जैसे कभी सभी हमारे कान बंद हो जाते हैं तो हम बिल्कुल बैलेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, इंग्लिश में बोल रहा हूं, हिंदी में पागल सांड हो जाओगे। इंग्लिश में पढ़े लिखे लोग बोलते हैं योर इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब एंड ह्यूमन बॉडी बैलेंस विल बी डिस्टर्ब। तो कानों का बैलेंस होना भी जरूरी है। हमारी इनर ईयर, मिडिल ईयर के अंदर तो क्या पाया जाता है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। इनर ईयर में हमारी कोकलिया पाई जाती है ट्रायंगुलर शेप में, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये चीज समझ में बेटा। तो ऑडिटरी ट्यूब, तो ये नेजोफेरिंग समझ में आया। अब भाई इसको डिटेल में जाके पढ़ना है, ये नहीं कि गुरुजी के प्रवचन सुन लिए उसके बाद मैटर खत्म, कल शाम को बैठेंगे फिर हम, ऐसे नहीं। डेली पढ़ना है जाके, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, किताब को जरूर देखो एक बार दो बार, क्योंकि इसको देखोगे तो इससे जान पहचान तो बढ़ेगी, कम से कम पढ़ ना पाए तो जान पहचान तो बन जाए। वरना पता पड़े हम बोले रहे हमारे एल्वोलाई होती है, कहां होती है, बोले जी यूट्रस में होती है, हैं? बोला टेस्टिस कहां होते, बोला फीमेल के अंदर होते हैं। ऐसा मत करना भैया,
ऐसा मत करना। मेरे को बोल चुके बच्चे ऐसा, इस कारण बता रहा हूं मैं आपको। तो जान पहचान बनाते चलो, वरना एक साथ जान पहचान बनाओगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी और तुम्हारे संग में मुझे भी हो सकती है। तो तुम्हारे से मुझे, मेरी प्रॉब्लम का ध्यान है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम तो जेल जाओगे। ठीक है, यही समझ। ओरोफेरिंग्स आता है। ओरोफेरिंग्स हमारे माउथ के पीछे की जो फेरिंग्स होती है, ओरोफेरिंग्स होती है। ये सॉफ्ट पैलेट टू थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा तक पाई जाती है। ये ओरोफेरिंग्स कहां से, बेस ऑफ सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट से कहां तक पाई जाती है ये, थर्ड। अरे बोल तो दिया करो, एक बार में सुनते ही नहीं हो। हमारे बेने भैया तो थर्ड ईयर की एग्जाम देने को तैयार हो रहे हैं और इनको ये नहीं बोलने में आ रहा। अरे एक बार सुनने में कैच कर लिया करो, बिल्कुल ये लो हमने अंदर डाल लिया, अंतर ध्यान कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कल से तुम आओ नहीं कि मेरा नाम लेकर पेल देते हैं, ऐसा नहीं। तुम्हें सीखना है, पढ़ना है। बेस ऑफ द सॉफ्ट पैलेट टू थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा हमारी ओरोफेरिंग्स पाई जाती है। और दूसरा आता है लेरिंजोफेरिंग्स। अब तो तुम जा भी नहीं सकते, अब तो तुम जा ही नहीं सकते, अब तो मेरी क्लास लेके जानी पड़ेगी इनको। नेक्स्ट आती है लेरिंजोफेरिंग्स। लेरिंजोफेरिंग्स बिहाइंड द लेरिंग्स पाई जाती है। ये ओरोफेरिंग्स से ईसोफेगस तक पाई जाती है। ये लेरिंजोफेरिंग्स हमारे ये लेरिंजोफेरिंग्स हमारे ओरोफेरिंग्स टू ईसोफेगस तक पाई जाती है। ओरोफेरिंग्स टू ईसोफेगस तक ये पाई जाती है। ये चीज समझ में आई बेटा। ये हो गया हमारा फेरिंग्स, सबके पास है। फेरिंग्स की स्ट्रक्चर के अंदर बेटा कौन कौन सी चीजें पाई जाती है वो मैं आपको बता देता हूं कि फेरिंग्स के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। और ओरोफेरिंग्स एंड लेरेंजियोफेरिंग्स के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब बहन जी आप आते टिश्यूज की क्लास में तो ये आपको पता होता, अब आप तो आए नहीं ना, आपने इनको देखा। ठीक है बेटा, इसके अंदर फाइब्रस टिश्यूज पाए जाते हैं। ये फाइब्रस टिश्यूज की जो मिडल लेयर होती है ये हमारे नेजोफेरिंग्स के अंदर थिकर मोटे होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज, फेरिंग्स इज मेड अप ऑफ मेनी इनवॉलेंट्री मसल्स व्हिच हेल्प स्वेलो द थिंग्स। हमारी जो फेरिंग्स है ये फेरिंग्स के अंदर इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यूज मींस आप रोकना भी चाहोगे तो भी निगल लेते हैं। ये मस्कुलर टिश्यूज इनवॉलेंट्री होते हैं। ब्लड एंड नर्व सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो हमारे बेटा सुनना, फेरिंग्स को जो ब्लड सप्लाई करती है वो करती है फेशियल आर्टरी। चेहरे को जो ब्लड सप्लाई करती है फेशियल आर्टरी करती है। नर्व सप्लाई, द नर्व सप्लाई अकर्स टू द फेरेंजियल प्लक्सेस। फेरेंजियल प्लक्सेस ये नाम याद रख लेना बेटा कि नर्व सप्लाई, कई बार ये पूछ लिया जाता है, आप लोगों से तो नहीं पूछेंगे लेकिन जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप लोग, उनसे पूछ लिया जाता है कि फेरिंग्स को नर्व सप्लाई कौन करती है। तो फेरिंग्स को नर्व सप्लाई करती है फेरेंजियल प्लक्सेस, PHARYNGEAL, फेरेंजियल प्लक्सेस ये नर्व सप्लाई करती है फेरिंग्स को। और फेशियल आर्टरी जो होती है बेटा, ये फेशियल आर्टरी हमारी क्या करती है, ब्लड सप्लाई। फेशियल आर्टरी क्या करती है भैया, ब्लड सप्लाई। अरे ये तो याद कर लोगे मेरे दोस्तों, इसको तो याद कर लिया करो। कई लोग जो वीडियोस नहीं देख रहे, मेरे सब लोगों से अपील है, मैं बार बार अपील कर रहा हूं, मेरे जितने भी हरिबंधु, जितने भी मेरे आजमगढ़, जितने भी लखनऊ वाले बच्चे, सारे बच्चे ये वीडियोस देखो, मोटिवेट हो, स्टडी करो, क्वेश्चन समझो। और जो लोग पास आउट हो गए वो भी इन वीडियोस को देखो, जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया वो भी इन वीडियोस को देखो, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चंस निकलते हैं वो सब यहीं से आते हैं। कोई तीसरी शक्ति नहीं है क्वेश्चन बनाने वाली कि भगवान किसी तरीके के क्वेश्चन प्रकट करके भेजता हो। अरे ये सब क्वेश्चन यहीं से आते हैं। क्या पता हमने इसमें ऐसी कौन सी चीज पढ़ ली जो कि किसी कंपटीशन में आ जाए। और यदि मैं आपकी क्लास ले रहा हूं तो कम से कम ये टॉपिक ऐसा क्लियर आपके मन में होना चाहिए कि तुम जब पास आउट होके निकलो तो कहो वाह मजा आ गया, पढ़ाया था किसी आदमी ने। ठीक है, पर ऐसा तुम सोचोगे नहीं, ये भी मुझे विश्वास है। अब आते हैं हम फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स के ऊपर कि भैया ये फेरिंग्स क्या काम करता है। अब सुनो, ये तो मैं मिटा देता हूं, बाकी हमारे YouTube के बच्चे दिखाई दे रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स की जब बात करते हैं बेटा, पास
इट इज ए पासेज वे ऑफ एयर एंड फूड। खाने के लिए रास्ता और सांस के लिए रास्ता देता है फूड। आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। जब आप खाने को निगलते हो तो सांस रोकनी पड़ती है, और जब आप सांस लेते हो तो खाने को रोकना पड़ता है। तो ये दोनों का रूट प्ले करता है हमारा कौन, फेरिंग्स। ये इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। नेजो एंड ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स is involved with the digestive system. Nasopharynx and oropharynx is involved with the digestive system. और लैरिंग्स क्या है बेटा, ये एयर का पासेज है, फेरिंग्स फूड का पासेज प्रोवाइड करता है। ये फेरिंग्स का काम क्या है, फंक्शंस क्या है फेरिंग्स के? तो सबसे पहले तो बेटा वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। आपको पता है जितनी भी हमारी नेजल कैविटीज हैं इनके अंदर सबसे पहले तो काम हो गया वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। ह्यूमिडिफाइंग का मतलब होता है ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करती है, और वार्मिंग मींस एयर को गर्म करती है। उसके बाद टेस्ट, बिकॉज ऑल्फैक्टरी जो नर्व है हमारी, दूसरा हो गया टेस्ट। टेस्ट क्या बेटा, जो ऑल्फैक्टरी जो नर्व है, ये ऑल्फैक्टरी नर्व का काम क्या है, स्मेल। स्मेल, the olfactory nerve endings in the pharynx help in sense of taste। ये olfactory जो नर्व है इसके एंडिंग्स हैं वो हेल्प करते हैं। दूसरा बेटा हियरिंग। हियरिंग के अंदर मैंने आपको बताया ना बेटा, फेरिंग्स के अंदर हमारे जो मिडिल ईयर है उसका पोर्शन ओपन होता है, तो ये भी हमारे हियरिंग के अंदर हेल्पफुल है। हाँ बेटा, स्मेल और मतलब टेस्ट के लिए बोला गया है इसको। टेस्ट का मतलब स्मेल का भी टेस्ट आता है, और कुछ नर्व्स वहां से फूड का टेस्ट भी बताती है। इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी, गस्टेटरी, है ना। ये आगे जाके और क्लासिफिकेशन आएगा, लेकिन एक टेस्ट, स्मेल का भी टेस्ट, ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग्स यहां पे पाई जाती है, वो इस काम करती है। और टेस्ट जो टंग के ऊपर पाई जाती है उनकी बात बता रहा हूं, और प्रोटेक्शन करती है। फेरेंजियल एंड लेरेंजियल टॉन्सिल्स आर फाउंड इन फेरिंग्स व्हिच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। जो हमारे टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, ये टॉन्सिल्स एंटीबॉडीज पैदा करते हैं। ये एंटीबॉडीज हमारे क्या करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे। आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होंगे तो बाहर का कोई बंदा आपसे लड़ने आएगा तो आपके एंटीबॉडीज उससे फाइट करेंगे ना, और फाइट करेंगे तो उसको हरा देंगे, तो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे इन्फेक्शन से। तो टॉन्सिल्स हमारे फेरिंग्स के यहां पर पाए जाते हैं। ये देखो, ये फेरिंग्स के यहां पर ये टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, सबके है ना दो दो। स्पीच, फेरिंग्स हमारे स्पीच के अंदर भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि फेरिंग्स यदि डिस्टर्ब करेगा तो लैरिंग्स आपका साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं लैरिंग्स के ऊपर, ये हमारी दूसरी स्ट्रक्चर हुई। अब हम बात करते हैं लैरिंग्स के ऊपर कि लैरिंग्स क्या काम करता है। तो सबसे पहले लैरिंग्स इज नोन एज वॉइस या साउंड ऑर्गन या वॉइस ऑर्गन। साउंड ऑर्गन या वॉइस ऑर्गन मींस ये वॉइस साउंड पैदा करता है। लैरिंग्स हमारा साउंड पैदा करता है। लैरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग टू द ट्रेकिया। लैरिंग्स कहां से कहां पाया जाता है, बेस या रूट कह दो, RWT, रूट ऑफ द टंग, टंग टू द, कहां तक पाया जाता है, ट्रेकिया तक। टू ट्रेकिया तक क्या पाया जाता है बेटा, लैरिंग्स। इट इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ लैरिंजोफेरिंग्स। ये लैरिंजोफेरिंग्स के साथ में पाया जाता है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा तक। इट इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ लैरिंजोफेरिंग्स। ये लैरिंग्स लैरिंजोफेरिंग्स के साथ हमारा तीसरा, चौथी, पांचवी, छठी वर्टिब्रा तक पाया जाता है। पांचवी, छठी कौन सी वर्टिब्रा बेटा, सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है, 7। तो छठवीं तक जो पाया जाता है उसको लैरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। साइज ऑफ द लैरिंग्स इन मेल एंड फीमेल्स इंक्रीजिंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान साइज बढ़ जाती है। कईयों का लैरिंग्स जो ये पीछे पूरा निकला रहता है ना, बाहर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन निकला रहता है, हमारा छुपा हुआ है, कईयों के पूरा निकला हुआ है तोते की तरह। लैरिंग्स इज लोकेटेड बिटवीन द फेरिंग्स एंड द ट्रेकिया। ये तो सिंपल सी बात है भाई, लैरिंग्स कहां होगा, ऊपर का पोर्शन, फेरिंग्स नीचे का, ट्रेकिया इसके बीच में, ये लैरिंग्स पाया जाता है। लैरिंग्स की जब हम इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कार्टिलेजेस पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से लीगामेंट के द्वारा अटैच होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना बेटा, फेरिंग्स के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये फेरिंग्स के अंदर वेरियस टाइप ऑफ कार्टिलेजेस
होते हैं, ये कार्टिलेजेस आपस में लिगामेंट्स के द्वारा अटैच होते हैं। लैरिंग्स के अंदर कौन कौन से कार्टिलेज पाए जाते हैं बेटा? तो सबसे पहले पाया जाता है थायराइड कार्टिलेज। ये थायराइड कार्टिलेज लैरिंग्स के अंदर सबसे पहला कौन सा पाया जाता है? थायराइड कार्टिलेज। ये थायराइड कार्टिलेज आपको नाम याद रखना है। दूसरा कौन सा पाया जाएगा बेटा? क्रिकोइड कार्टिलेज। एक पाया जाता है क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज। और दूसरा क्या पाया जाएगा? हमारे टू एरेटिनोइड कार्टिलेज, दो एरेटिनोइड कार्टिलेज। ये क्या हो गए? दो एरेटिनोइड कार्टिलेज। और जो चौथा हमारा पाया जाएगा ये एपिग्लोटिस, एक एपिग्लोटिस। अब बेटा इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा याद करना है आपको कि ये क्या क्या पाए जाते हैं। तो थायराइड कार्टिलेज, ये हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। थायराइड कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। ये मोस्ट प्रोमिनेंट पोर्शन होता है जो कि हाइलिन कार्टिलेज के टू फ्लैट पीसेस से मिलकर बना होता है। थायराइड कार्टिलेज हेल्प्स मेक द एडम्स एप्पल। मैं आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगा। एडम्स एप्पल, ये जो हमारा जो निकला हुआ होता है ये थायराइड कार्टिलेज का हिस्सा होता है जो कि एडम्स एप्पल बनाता है। ठीक है बेटा, मैं डायग्राम से समझा दूं। द अपर पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये आपको याद करना। एंड लोअर पार्ट इज मेड अप ऑफ द सीलेटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। दूसरा जो पाया जाता है क्रिकोइड कार्टिलेज, ये क्रिकोइड कार्टिलेज हमारे थायराइड कार्टिलेज के नीचे पाया जाता है जिसके अंदर सीलेटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम पाई जाती है। ये बेटा आपको नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे देखो थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, एरेटिनोइड और एपिग्लोटिस। एरेटिनोइड कार्टिलेज के अंदर दो रफली पिरामिड्स होते हैं जो कि हाइलिन कार्टिलेज से रिजेंबल होते हैं और क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर पाए जाते हैं। एपिग्लोटिस एक लीफ शेप्ड होता है बेटा। मैं डायग्राम से समझाऊंगा, आपकी किताब में डायग्राम दे रखा है इसका। हाँ ये इसमें डायग्राम दे रखा है, आगे आ रहा है डायग्राम बेटा, मैं आपको समझाता हूं। थायराइड कार्टिलेज, लैरिंग्स, क्रिकोइड कार्टिलेज। देखो मैं आपको समझाता हूं बेटा, ये डायग्राम मैं आपको बनाता हूं कि जब हम इस डायग्राम की बात करते हैं कि कैसे कैसे ये डायग्राम बनाया जाता है। इसको भी ऊपर ले लो बेटा। ऊपर लेने के बाद में इस पोर्शन को नीचे ले आओ और नीचे जब हम इसको लेके आते हैं तो इसमें जो ये स्ट्रक्चर पाई जाती है ये होती है बेटा थायराइड कार्टिलेज, THROID, थायराइड कार्टिलेज। ये थायराइड कार्टिलेज के बीच में यहां पर जो स्ट्रक्चर, इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये स्ट्रक्चर बीच में इस तरीके से होती है। और उसके बाद में ये तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर पाई जाती है इसको बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्रिकोइड कार्टिलेज बोलते हैं। क्रिकोइड कार्टिलेज के बाद में ये जो पाई जाती है बेटा इनको बोलते हैं हम एरेटिनोइड। और ये हो गए हमारे बीच में, ये हो गए हमारे ट्रेकियल कार्टिलेज। ये जो पाए जाते हैं इसको बोलते हैं बेटा ट्रेकियल कार्टिलेज। और ये जो बीच में इसके अंदर यहां पर जैसे ये बीच में पाए जाते हैं ये इस तरीके के, इसको बोलते हैं बेटा एन्युलर कार्टिलेज। बेटा आपको मैं एक डायग्राम बता रहा हूं, ये जब डायग्राम आप देखेंगे कि इस तरीके से ये जो डायग्राम है आपके, इस डायग्राम के अंदर जो लैरिंग्स है, ये जो लैरिंग्स है आपके, इस लैरिंग्स के अंदर आप देखिए कि ये जो कार्टिलेज जो बनाया गया है इसके ऊपर ही एक ढक्कन होता है जिसको एपिग्लोटिस बोला जाता है। और ये आपके जो ट्रेकिया पाई जाती है, ये ऊपर की जो स्ट्रक्चर होती है इसको थायराइड कार्टिलेज बोलते हैं। इस थायराइड कार्टिलेज के नीचे ये जो पाई जाती है क्रिकोइड कार्टिलेज होते हैं। ये एन्युलर लिगामेंट्स होते हैं जहां पाए जाते हैं। और नीचे ट्रेकिया पाई जाती है। इस ट्रेकिया के अंदर ट्रेकियल कार्टिलेज जुड़े हुए होते हैं। ठीक है बेटा, जब आप इस डायग्राम को किसी बुक में रेफर करोगे या देखोगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। जैसे बेटा मैं बताऊं आपको कि एक ये भी समझाया हुआ, जैसे देखो बेटी ये कहां पाया जाता है, जैसे मैं बताता हूं। देखो इस डायग्राम के अंदर देखो, जैसे ये जब डायग्राम आप देख रहे हो तो इस डायग्राम के अंदर जब आप देखते हो कि ये ओरोफेरिंग्स, ये ओरोफेरिंग्स हो गई। इस ओरोफेरिंग्स में ये देखो ये खाने का ये गया, यहां पर पाया जाता है एपिग्लोटिस। आपने खाना निगला, खाना निगलने के बाद में ये तो हो गया आपका रेस्पिरेटरी पाथवे। और इस रेस्पिरेटरी पाथवे के साथ में ये आपका खाने का पाथवे हो गया ईसोफेगस, ईसोफेगस पाई जा रही है साथ में। तो ये जो एपिग्लोटिस है ये क्या करता है बेटा, जैसे ही आप फूड खाना लेंगे तो ये जो ईसोफेगस, ये ईसोफेगस में जाती है, ढक्कन लगा देगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, ये कवर कर देता है एपिग्लोटिस। और इसके बाद में ये खाने का रास्ता खुल जाएगा और खाने के रास्ते में चला जाएगा। ये जब आप डायग्राम देख रहे हैं तो ये ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है। मैं बता देता हूं आपको बेटा कैसे पाया जाता है, एक डायग्राम बताता हूं आपको
जब हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारा बेटा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे और ये हमारा फूड पाइप, ये दोनों पास में होते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको ढक्कन की तरह काम करती है, एपिग्लोटिस। इसके ऊपर जैसे ये माउथ पाया जा रहा है पूरा। आप जब खाना इनहेल करते हैं तो जब ये खाना यहां से आया, ये आया, तो ये एपिग्लोटिस रेस्पिरेटरी सिस्टम को ढक लेता है, तो ये खाना क्या यहां खिसक जाएगा। अब यदि एपिग्लोटिस खुला हुआ रह गया, जैसे यदि एपिग्लोटिस यूं खुला हुआ रह गया तो कई बार ये होता है कि खाना ये इस तरीके से, ये खाना इधर से खिसक के इधर आ गया, तो ये क्या हुआ, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देगा। तो ये एपिग्लोटिस जो एक ढक्कन है, ये ढक्कन इसको कवर करके रखता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। यही तो मैंने आपको बताया, वन एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करके रखता है कि आपके खाने का कंटेंट यहां चले। आप लगातार पानी पियो, पानी आप पीते रहिए, आपको रेस्पिरेशन रोकना पड़ेगा। जब आपको धक्का लगा, मींस आपका कहीं ना कहीं एपिग्लोटिस रिलैक्स होता है, वो पानी के कुछ एटम्स यहां पे पहुंच जाते हैं कि अंदर पहुंच गया। इस कारण ये एपिग्लोटिस आपको इरिटेट करता है जब वो आप बाहर फेंकते हो। तो ये क्या हुआ बेटा, ये एपिग्लोटिस हुआ। ये इंजेक्शन क्या होता है, कई बार कहते हैं ना कि पेशेंट ने यार एस्पिरेट कर लिया। एस्पिरेशन क्या है, एस्पिरेशन क्या है, पेशेंट अनकॉन्शियस है या कॉन्शियसनेस में, वो खाना खा रहा था, खाना खाते टाइम उसका कंट्रोल रहा नहीं, एपिग्लोटिस उसका खुला हुआ रह गया, ये खाना उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर फंस गया। अब यहां आके इस पाइप के अंदर ये खाना फंस गया तो सांस नहीं ले पाएगा, इधर का रास्ता खुला है, खाना यहां फंसा हुआ है, तो या तो ये खाना बाहर निकले पूरा, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर होगा तो जा सकता है, और नहीं इस खाने के फंसने के कारण, जिसको कि हम एस्पिरेशन बोलते हैं, ये चॉकिंग हो जाएगी और पेशेंट कैन बी डेथ। तो एपिग्लोटिस एक ढक्कन होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो कि खाने को रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाने से रोकता है। ये चीज समझ में आई आपको, रेटिनोइड कार्टिलेज समझ में आया। ब्लड सप्लाई की जब हम बात करते हैं बेटा, तो हमारे आर्टीरियल ब्लड सप्लाई होती है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर लेरेंजियल आर्टरीज हमारे ब्लड सप्लाई करती है। लेरिंग्स को कौन करती है, देखो बेटा हर एक के वही नाम है, लेरिंग्स को कौन कर रही है, लेरेंजियल आर्टरी, फेस को कौन कर रही है, फेशियल आर्टरी, ठीक है बेटा। तो ये समझ में आया, सुपीरियर एंड इन्फीरियर लेरेंजियल आर्टरी हमारे लेरिंग्स को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है बेटा। और वीनस ड्रेनेज इज गिवन थ्रू द थायराइड वेन, और थायराइड वेन ब्लड को लेके आती है, समझ में आई बेटी। नर्व सप्लाई हमारे लेरेंजियल नर्व्स पाई जाती है, जो कि वेगस नर्व की ब्रांच होती है, जो कि हमारे नर्व स्टिमुलेशन करती है। हमारे बॉडी के अंदर नर्व्स का, ब्लड वेसल्स का, आर्टरीज का एक जाल बिछा हुआ है, जाल बिछा हुआ है। ये जाल के अंदर वेगस नर्व की जो एक ब्रांच होती है बेटा, वो ब्रांच लेरेंजियल नर्व होती है, जो कि नर्व सप्लाई करती है हमारे लेरिंग्स को। अब हम जब इसकी साउंड की बात करते हैं लेरिंग्स की, कि लेरिंग्स के फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले हमारे लेरिंग्स का जो फंक्शन आता है, वो फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कौन सा फंक्शन हो गया, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड को प्रोडक्शन करता है। इसको हम वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं। लेरिंग्स इज नोन एज वोकल कॉर्ड। मेरे बच्चों, मेरे वीर सैनिकों, ये नाम याद रखो, लेरिंग्स इज नोन एज वोकल कॉर्ड। हमारी जो पिच होती है, ये वोकल कॉर्ड की टाइटनेस के ऊपर डिपेंड करती है। मींस यदि मेरा गला टाइट है तो मेरे से आवाज सही निकलेगी। कई बार कई लोगों की वोकल कॉर्ड में खराबी आ जाती है, तो वो लड़कियों की तरह सुरीली आवाज निकालने लग जाते हैं। सब काम तो वोकल कॉर्ड का ही है। गले में खराश हो गई, आवाज टेढ़ी मेढ़ी हो गई, आवाज डिस्टर्ब हो गई, तो वोकल कॉर्ड का सही होना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम ऑफ द वॉइस, ये फोर्स या वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड के ऊपर लीड करता है। साउंड प्रोड्यूस तो यहीं से होती है ना, अंदर से तो वाइब्रेशंस आती है, उन वाइब्रेशंस को साउंड का मोड कौन देता है, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड या वोकल ऑर्गन कौन सा, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हटा दो, तुम बोल नहीं पाओगे। यदि लैरिंग्स चला गया तो आवाज नहीं आएगी। तो भगवान को थैंक यू करो कि तुमने दे रखा है। तुम कहो ना कि भगवान के आगे रोते रहते, प्रभु ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे यार, इतनी सारी चीजें तो दे रखी है, फिर भी तुम उसको गिना रहे हो। एक चीज हटा लो, 2 करोड़ दे देगा। हटवा लो, कोई सी चीज चाहिए क्या, हटवा देते हैं वोकल कॉर्ड, ले लो 1 करोड़।
ये यहाँ तो किडनी बेचेगी और क्या बेचेगी, है ना। दूसरा हुआ बेटा स्पीच। स्पीच वोकल कॉर्ड फाउंड इन द लैरिंग्स प्रोड्यूस साउंड। हमारी वोकल कॉर्ड साउंड प्रोड्यूस करवाती है। पासेस फॉर एयर, एयरवे, ये हमारे एयरवे को पासेस देती है। ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग एंड वार्मिंग, ये वोकल कॉर्ड काम करती है, ये लैरिंग्स काम करता है हमारा। इसी के साथ ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खत्म होता है। मेरे दोस्तों, बाकी की हमारी और वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा देखो। आप लोगों से उम्मीद है, इसी कारण मैं बार बार बोलता हूं कि तुम अपने हो, हमेशा कोऑपरेट किया है, हमेशा अपने बने रहो, तो और सपोर्ट करो कि आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार आपके सर है कोई और वो एक अच्छे लेवल पे। थैंक यू सो मच बाबा, टेक केयर।